और चैप्टर 11 जो है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का है। ठीक है, when we are going to start the class of chemistry of Indra, we will go through these branches. First of all, inorganic chemistry, first 5 chapters from chapter 1 to chapter 5. These all are consist of inorganic chemistry, and organic chemistry consists from chapter 6 to chapter 9. तो बेटा ये डिस्क्रिप्शन है और ये क्लासिफिकेशन है आपकी इंटर क्लास की केमिस्ट्री। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लीजिए और आप जो है वो इसकी हम वीडियो भी बना रहे हैं वो आपको सेंड कर देंगे। और जो भी क्वेश्चन हो इस हवाले से, किसी भी हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मैसेज करेंगे। ठीक है, तो हम मैसेज को मैं रीड करूँगा लेक्चर के आफ्टर लेक्चर, जब आपका लेक्चर फिनिश हो जाएगा तो उसको मैं जो है ना रीड करूँगा, आपके मैसेजेस फिर उनके आंसर्स भी आपको जो है वो ऑनलाइन दे दूँगा। ठीक है, अभी माइक ऑफ रखें, माइक ऑफ रखें अभी, क्योंकि क्वेश्चंस का सेशन जो है वो आफ्टर द लेक्चर, एंड ऑफ द लेक्चर में होगा। ठीक है, अच्छा जी, वीडियो बन रही है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप देख लीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इंटर क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट पोर्शन, एंड दैट पोर्शन इज कंसिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्स ऑल ऑफ यू। तो देखिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आपकी इंटर क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट पोर्शन है, और इसमें चैप्टर 1 से लेकर 5 तक आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पहला चैप्टर आपका होगा इसमें आप क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के हवाले से इसमें आप डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, मैंने आपको प्रीवियसली एलिमेंट के बारे में बताया था और साथ ही एटम को भी डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था बेटा कि एटम इज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। ये जो आपका इर्द गिर्द का माहौल है, ये जो पूरी दुनिया है, दिस होल वर्ल्ड इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, बट एटम इज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन दिस नेचर। इस पूरी कायनात के अंदर आप कहीं भी चले जाओ, आपको एटम जो है ना बेटा वो अकेला नहीं मिलेगा। ठीक है, इंडिविजुअली आपको एटम नहीं मिलेगा। तो फिर किस तरह मिलता है एटम? चलिए भाई देख लेते हैं। एटम जो है वो हमेशा आपको कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। ठीक है, नेचर में जब आप तलाश करने जाएंगे तो आपको एटम जो है वो फ्रीली नहीं मिलता। तो कैसे मिलता है? कंबाइंड स्टेट में। इट इज कंबाइंड विद अदर सब्सटेंसेस, सेम और डिफरेंट एटम्स कंबाइन होते हैं हमेशा। अकेला एटम आपको कभी नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम डायमंड की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, डायमंड जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी ट्रिलियंस ऑफ कार्बन एटम्स। ये बहुत सारे कार्बन एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं विद अ टेट्राहेड्रल शेप। मगर आपको अकेला कार्बन, ये मिसाल के तौर पर इफ यू वांट टू नो, इफ यू वांट टू सर्च द इंडिविजुअल कार्बन कैन गेन, यू कांट डू। आप ऐसा नहीं कर सकते। एक अकेले कार्बन को आप तलाश नहीं कर सकते, आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है ना, इंडिविजुअली नहीं मिलता। ये कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। एटम्स जो है वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। तो इस तरह अगर एक जैसे एटम्स आपस में, ऑल आर द सेम एटम्स, अगर इस तरह सेम एटम्स एक साथ कंबाइंड फॉर्म में आपको कहीं मिल जाएं तो उन सबको मिलाकर एक नाम दिया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। अब मामला ये है कि हमें ये बात समझनी है कि जो चैप्टर 1 में आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है, वो उसमें पीरियोडिक टेबल का मतलब ये है क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वेज, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मैनर्स
पीरियडिक टेबल में इन एलिमेंट्स को अगर क्लासीफाई कर दिया इन एलिमेंट्स को क्लासीफाई अगर कर दिया जाए विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स in a form of table, that is called periodic table. ठीक है, the tabular arrangement of the elements called as periodic table. अगर इन एलिमेंट्स को जितने भी हों आपके पास, उनको अगर हम टेबुलर फॉर्म के अंदर, ठीक है ना, टेबुलर फॉर्म कैसी होगी, सिंपल सी बना देता हूं। दिस इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल। इस तरह टेबुलर फॉर्म में जो आपके पास एलिमेंट को अरेंज किया गया है, इसको कहते हैं पीरियडिक टेबल। तो पीरियडिक टेबल के बारे में बताने का मकसद क्या है, ठीक है, असल मकसद ये है कि आप समझ जाएं, क्योंकि पहले चैप्टर में आप पीरियडिक टेबल की हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप ये पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई किस तरह किया गया और किन किन साइंटिस्ट ने पीरियडिक टेबल के ऊपर काम किया, ठीक है। तो इस पर जाने से पहले आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम इंशाल्लाह हफ्ता या 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन कम अज़ कम आपकी बेसिक्स पर काम करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, ठीक है ना। अभी जो इन्वायरमेंट चल रही है, इसमें सिलेबस को चलाना इतना जल्दी ज़रूरी नहीं है। हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री के हवाले से जितनी भी बेसिक्स हैं उन सबको कवर करेंगे, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो जब सिलेबस स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चले हम चलते हैं आगे। ये वीडियो आपकी बन रही है पूरे लेक्चर की, इसको आप देख लीजिएगा, बाद में तमाम चीज़ें हैं, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जो है ना पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ेंगे आप, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उर्दू में दर्जाबंदी कहते हैं। तो एलिमेंट्स को जानने के लिए, क्या एलिमेंट क्या होता है, एटम और एलिमेंट, डिफरेंस एटम का बताया मैंने आपको। एटम जो है इस पूरी यूनिवर्स का वो हिस्सा है जो इंडिविजुअली नहीं पाया जाता, इट इज़ ऑलवेज एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट, ठीक है। तो अब एटम की जो कंबाइंड स्टेट है, ऐसी कंबाइंड स्टेट जिसमें तमाम के तमाम एटम्स एक जैसे हों, उसको एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू क्लासिफिकेशन। तो हमारे पास इन एलिमेंट्स को अगर हम टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर दें, तो दिस टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड पीरियडिक टेबल, ठीक है। अब आपको मैं बताऊंगा आगे कुछ और बेसिक चीज़ें, इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है बेटा, बी पेशेंट, जिन बच्चों को आता हो वो भी खामोशी से सुने, उनके भी कुछ पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे आपकी क्लास में ऐसे हैं जिनको बहुत सारी बेसिक चीज़ें आती नहीं हैं, तो अच्छा हुआ ये हमें टाइम मिल गया, हम उनको कवर कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे सपोज करें हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एटम, हम एटम से स्टार्ट ले लेते हैं। आज आपको बिल्कुल लाइन से स्टार्ट लेकर चलते हैं। तो देखिए एटम के बारे में सबसे पहले गौर फिक्र किया डेमोक्रिटस, ठीक है। ये डेमोक्रिटस जो है ना ग्रेट फिलोसोफर था, उसी दौर का था जहाँ सोक्रेटिस और प्लेटो वगैरह जिस दौर में थे, उसी दौर में जो है वो ये भी साइंटिस्ट गुजरा है। तो ये लोग क्या करते थे, दे आर फिलोसोफर्स, दे थिंक अबाउट ऑल द न्यू ऑब्जेक्ट्स। जब भी कोई नई चीज़ इनके सामने आती थी, ये उसके बारे में गौर फिक्र करना शुरू कर देते थे कि ये कहाँ से आया, ये ऐसा क्यों है, ये क्या है, इसके साथ अगर ऐसा करते तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा क्यों होगा। तो मतलब ये क्या करते थे, सोचते थे, सोच कर खुद ही क्वेश्चन पैदा करते थे और फिर उनके आंसर ढूंढते थे। एंड दिस इज कॉल्ड फिलोसफी, ठीक है। तो बहुत बड़े फिलोसोफर थे डेमोक्रिटस। इन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा, क्या सोचा, इन्हीं के साथ का एक इनका दोस्त था, उन्होंने कहा ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स are relatives, sorry, cosmic relatives.
इस दुनिया में जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, दीज ऑल आर कॉस्मिक रिलेटिव्स। अब कॉस्मिक रिलेटिव का मतलब क्या है बेटा? कॉस्मिक रिलेटिव का मतलब ये है, इनका कहने का मतलब ये था कि इस दुनिया की हर चीज़ एक दूसरे के साथ किसी न किसी रिश्ते से जुड़ी हुई है। मिसाल के तौर पर हम एटम की बात कर लेते हैं। इस दुनिया के हर लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर एटम होता है। तो हो गए हम कॉस्मिक रिलेटिव। इस चीज़ को कॉस्मिक रिलेटिव कहते हैं। अकॉर्डिंग टू एनी प्रॉपर्टी, इफ़ वी आर मैच विद लिविंग एंड नॉन लिविंग एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स। इस दुनिया में पानी है, समंदर है, ज़मीन है, मिट्टी है, रेत है, दरख्त है, इंसान है, आसमान है, गैलेक्सीज हैं, ये सब के सब इनमें सब में एटम है। ठीक है। और इसके अलावा एटम भी एक जैसे एटम भी है हमारे तमाम ऑब्जेक्ट्स के अंदर। लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स उठाकर देखें, कोई ना कोई एक एटम या एक से ज़्यादा एटम आपस में मैच करेंगे तो हम हो गए कॉस्मिक रिलेटिव। इसी बात को पिक किया डेमोक्रिटस ने। इसने कहा कि ये एटम करते हैं, ये है क्या, चले देख लेते हैं। तो डेमोक्रिटस ने बड़े प्यारे तरीके से एटम के बारे में समझा दिया। इसने कहा एटम जो है वो इंडिविजिबल अनकटेबल पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है। अब देखो इसको कैसे समझाएगा इस बात। मैटर पूरी दुनिया में हर चीज़ है मैटर। ठीक है ना। हमारा केमिस्ट्री वाला का कॉन्सेप्ट है कि दुनिया की हर वो चीज़ मैटर है जिसके पास मास और वॉल्यूम हो। ठीक है। तो इसने कहा कि दुनिया की हर चीज़ मैटर है। कोई भी ऑब्जेक्ट उठाओ, कोई भी मटेरियल उठाओ, सपोज करो ये है एप्पल। हमारे पास एक एप्पल है, हम इसको काटते हैं, फिर यूं काटते हैं, ठीक है, फिर ऐसे काट देते हैं। कितना काटेंगे आप इसको? काटते 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 फाइनली एक पीस ऐसा बचेगा विच कुड नॉट बी कट, जो अनकटेबल होगा, जिसको आप काट नहीं सकेंगे मजीद। तो डेमोक्रिटस ने कहा एटम भी कुछ इसी तरह का है कि इस पूरे यूनिवर्स का कोई भी एक ऑब्जेक्ट उठाएं आप, उसको काटते जाएं काटते जाएं काटते जाएं काटते जाएं काटते जाएं, फाइनली एक पीस ऐसा बचेगा जो मजीद कट नहीं होगा। ग्रीक लैंग्वेज में ऐसे पीस को हम कहते हैं एटमोस। ग्रीक लैंग्वेज में ऐसे पार्टिकल को कहा जाता है एटमोस, जो मजीद कट ना हो सके, जो मजीद डिवाइड ना हो सके। ठीक है। तो डेमोक्रिटस ने इतना प्यारे अंदाज में एटम के बारे में समझा दिया। जब मैंने पढ़ा था, जब और उससे लेकर आज तक मेरे दिमाग से ये बात निकली नहीं। एटम का कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में बैठ गया, आप भी बिठा लें। ठीक है। तो ये एटम है बेटा, जिसके बारे में डेमोक्रिटस ने हमें बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। लेकिन दुनिया में सिर्फ डेमोक्रिटस ही तो नहीं गुजरा साइंटिस्ट, ये तो बहुत हज़ारों साल पहले की बात है। उसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट आते गए और एटम का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज होता गया। ठीक है। तो इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा नहीं जी ऐसी बात नहीं है, चलें ये बात तो हम मान लेते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये बात तो हम मान लेंगे। ठीक है। लेकिन एटम इंडिविजिबल पार्टिकल है, एटम अनकटेबल पार्टिकल है, इस बात को हम नहीं मानेंगे। ठीक है। तो बेटा इसके बारे में मज़ीद जो बात है वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अब इसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी सर, हैं? अच्छा हाँ बेटा, तो लेक्चर तो आपका यहाँ पर मैं आज ऑफ कर जो ना ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा कवर नहीं कर पाएंगे। अब आपके क्वेश्चंस का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस हैं आप मैसेज करते हैं, मैं बारी बारी चेक करता जाऊँगा और आपके आंसर देता जाऊँगा। ठीक है। हाँ भाई जिब्रान, आवाज़ ही नहीं आ रही।